Yeah, good morning students and welcome to this another session of accounts. आज अपन बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्कस करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज महाराष्ट्र बोर्ड ने इस बार अपने रिड्यूस सिलेबस में रखा है, बट रिड्यूस सिलेबस में तो यह है, लेकिन इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। आपको पेपर पैटर्न में हमने बताया है कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। अगर एमसीक्यू ट्रू फॉल्स और वन आता है तो वो ट्रू फॉल्स तो 2.5 मार्क का एक है, बाकी एमसीक्यू आपके 1 मार्क के हैं, जैसे वन वर्ड है, एमसीक्यू है और वन है, ये 1 मार्क के हैं। लेकिन अगर स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का आता है बच्चों तो वो 5 मार्क का, कितने मार्क का है? 5 मार्क का है। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। अगर आपको स्पेसिमेन पूछा गया तो ऑब्जेक्टिव में यही 5 मार्क का आपको मिल जाएगा। तो अपन इस चैप्टर को अच्छे से करते हैं। पहले इसका मतलब समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का, और फिर अपन स्पेसिमेन बनाना समझेंगे। स्पेसिमेन मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। आज मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझाता हूं, उसके कंटेंट बताता हूं। स्पेसिमेन अपन अगले लेक्चर में सीखेंगे। देखिए, आजकल जो व्यापार होता है, आजकल जो बिजनेस होता है, वो मेनली क्रेडिट के ऊपर होता है। स्मॉल पोर्शन ऑफ द बिजनेस, थोड़ा सा व्यापारी कैश के ऊपर होता है। लेकिन क्रेडिट में अगर बिजनेस होता है तो क्रेडिट के बिजनेस में बहुत रिस्क होती है। सेलर को ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्या एक्शन ले सकता हूं, यह सेलर के मन में डर होता है। कैश ट्रांजैक्शन में तो उसको पैसा इमीडिएटली मिल जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो बायर होता है वो उसको फ्यूचर में पेमेंट देने का वादा करता है, लेकिन मैंने आपको समझाया उस वादे में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सेलर क्या है, कुछ तसल्ली चाहता है। उसको तसल्ली कब होगी? अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट हो जिससे वो बायर से पैसा वसूल कर सके। अगर बायर नहीं देता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सके। मतलब कहने का मतलब है उसके पास कोई लीगल रिकोर्स हो, मतलब वो उसके ऊपर मुकदमा करके अपना पैसा वसूल कर सके। तो बायर क्या है, उसे रिटर्न प्रॉमिस देता है। ये रिटर्न प्रॉमिस को या तो बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं या फिर प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर आते हैं। देखिए, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में इन्होंने पूछ लिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन से साल का है। पिछले साल ये आ गया तो इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इस तरह के सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत आते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है। ये वर्बली नहीं है, ये लिखित में होता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें ऑर्डर होता है, ये रिक्वेस्ट नहीं है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये जो बनाता है इसके द्वारा साइन होता है। इट इज साइन बाय द मेकर। ये डायरेक्ट करता है सर्टेन पर्सन को, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पर्सन को, राम को, हरि को, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट करता है कि आप एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेंगे। किसको पे करेंगे? अच्छा, आप सर्टेन सम ऑफ मनी भी क्या सर्टेन है, मतलब 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, आप कितना पैसा देंगे ये भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इच्छा हो जो दे देना। मतलब जो सम होता है ना, जो पेमेंट मिलना होता है, उसका अमाउंट स्पेसिफाइड होता है। अच्छा, अब ये पैसा या तो बिल बनाने वाले को मिलेगा या उसके इंस्ट्रक्शन पे किसी पर्सन का नाम बोल उसमें लिख देगा, उस पर्सन को वो मिलेगा, या फिर डॉक्यूमेंट है उसके पास मिलेगा। वापस बता रहा हूं बच्चों, ये पेमेंट या तो जो बिल बना रहा है, जो मेकर है बिल का, उसको मिलेगा, या उसके ऑर्डर पे एक कोई दूसरे पर्सन को मिलेगा, या जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है उसको मिलेगा।
तो अब अपन देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है। अपन ने मतलब समझा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ पर्सन to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or the bearer of the instrument. ये डेफिनेशन आ भी सकती है, व्हाट यू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। तो 1 मार्क के लिए ये आपको या आप अपनी सरल भाषा में भी समझा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती। कितनी पार्टियां होती है बच्चों? 3 पार्टियां। देयर आर 3 पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। पहली पार्टी है ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर इज अ पर्सन हु मेक्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये वो पर्सन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है। ही इज अ पर्सन हु हैज ग्रांटेड द क्रेडिट टू द पर्सन। मैं आपको समझाता हूं पूरा ट्रांजैक्शन कैसे फ्रेम अप होता है, अपन आपकी टेक्स्ट बुक में से ही समझते हैं। देखिए, जैसे सेलर ने बायर को उधार में माल बेचा। सेलर ए है, बायर बी है। तो उधार में माल बेचा तो सेलर क्या हुआ? क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। और बी जो बायर है वो डेटर हो गया। अब जो ए है, इसका नाम है ए, तो ए जो है वो बी पे बिल बनाएगा। बिल बनाने वाले को ड्रॉवर कहते हैं। जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है उसे ड्रॉई कहते हैं। तो ड्रॉवर वो पर्सन है जो बिल बनाता है। ये वो पर्सन है जिसने उधार में सामान दिया है, ठीक है। फिर ड्रॉई, ड्रॉई इज अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन फॉर हिज एक्सेप्टेंस। ये वो पर्सन है जिसको कि उधार दिया गया है, ठीक है। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु मेक्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉई इज अ पर्सन ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। फिर पेई कौन है? पेई इज अ पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। पेई वो पर्सन है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज का भुगतान मिलना है। जैसे ए ने, अपने एग्जाम्पल में अपन ने देखा, ए ने बी को गुड्स बेचे। अब अगर ए चाहता है कि ये पेमेंट सी को मिले तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख सकता है, आप इसका पेमेंट सी को करिए। कैसे लिखता है वो अपन जब कंटेंट देखेंगे बताते हैं। वापस समझिए, ए ने बी को गुड्स बेचे। अगर ए चाहता है कि इसका पेमेंट उसको नहीं मिलकर के सी को मिले तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख सकता है कि इसका भुगतान आप सी को करिएगा। कैसे लिखेगा वो अपन समझते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या कंटेंट होते हैं? पहला है डेट। डेट कहां पे लिखी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में? आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 254 में अपन समझते हैं। ये जो है राइट हैंड साइड में, ऊपर के साइड में डेट लिखी हुई होती है, डेट ऑफ द बिल। जिस डेट को बिल बनता है, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन मस्ट बी रिटन। जिस डेट को बिल बनता है उस डेट में वो डेट यहां पे मेंशन होती है। उसके बाद टर्म ऑफ द बिल। टर्म ऑफ द बिल मतलब कितने टाइम के लिए ये बिल बनाया है, यानी कि हो सकता है 2 महीने हो, 3 महीने हो, 90 दिन हो। ये या तो मंथ्स में होती है या फिर डेज में होती है। तो वो टर्म या पीरियड ऑफ द बिल यहां पे लिखता है 60 डेज, 3 मंथ्स वो यहां पे मेंशन होगा। 30 डेज, 15 डेज, 60 डेज, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स वो यहां पे मेंशन होगा पीरियड ऑफ द बिल। आपको मैं इसकी एक एक चीज स्पेसिमेन की समझाऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको एक एक टर्म बता रहा हूं। उसके बाद स्टैंप। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉपर वैल्यू से स्टैंप होना चाहिए। स्टैंप लेफ्ट हैंड साइड में, अपर साइड में लगा हुआ होता है। अब इस स्टैंप की क्या वैल्यू होती है? इस स्टैंप की वैल्यू इंडियन स्टैंप एक्ट 1889 में मेंशन है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज इतने अमाउंट का है तो आपको इतने वैल्यू की स्टैंप लगानी है। तो समझे बच्चों, प्रॉपर वैल्यू की स्टैंप बिल ऑफ एक्सचेंज में लगी हुई होनी चाहिए। फिर पार्टीज, अभी मैंने आपको समझाया 3 पार्टीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। तो ड्रॉवर का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, उसका एड्रेस भी लिखा हुआ होना चाहिए। कहां पे लिखा हुआ होता है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। राइट हैंड साइड के अपर साइड में ड्रॉवर का नाम लिखा हुआ होता है कि
ये ड्रॉवर है। उसके बाद उसके नीचे उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है और उसके नीचे जिस डेट में बिल बन रहा है। तो राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में आपको ड्रॉवर का नाम, उसका एड्रेस और बिल की डेट लिखनी होती है। फिर ड्रॉई का नाम और उसका एड्रेस कहां पे आता है? आपके नीचे बिल ऑफ एक्सचेंज में नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम और उसका एड्रेस आता है। अपन इसका एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपन दो एक इलस्ट्रेशन लेंगे और इसके ऊपर मैं आपको दो वीडियो बना के भेजूंगा। तो नीचे आपके लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम और एड्रेस लिखा हुआ होता है। सॉरी, ड्रॉई का नाम और एड्रेस, ड्रॉवर का नाम और एड्रेस राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में लिखा हुआ होता है। लेफ्ट हैंड साइड पेज नीचे लोअर साइड में आपका ड्रॉई का नेम और एड्रेस लिखा हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद पेई का नाम और एड्रेस कहां पे लिखा हुआ होता है? मैंने आपको बताया पेई वो पर्सन होता है जिसको कि बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट मिलना होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे कितने टाइम के लिए बिल बना है, पीरियड ऑफ द बिल। 3 months का बना है तो 3 month आफ्टर डेट। पे टू, अगर मेरे को किसी को अमिताभ को बिल इसका पेमेंट दिलवाना है, इस बिल का पेमेंट मेरे को, इस बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट मेरे को अमिताभ को दिलवाना है, तो मैं यहाँ पे अमिताभ का नाम और अमिताभ का एड्रेस लिख दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे पेई का नाम और उसका एड्रेस आता है। अब पांचवा कंटेंट बिल ऑफ एक्सचेंज का है फॉर वैल्यू रिसीव्ड। देखिए, लॉ केवल उन्हीं एग्रीमेंट को कंसीडर करता है जिनमें कुछ एक आदमी कुछ लेता है और दूसरा आदमी कुछ देता है। कंसिडरेशन मतलब बदले में आपको कुछ मिला। मतलब अगर आपने ऐसे ही दिया है तो जो फ्री में दिया है उसको लॉ कंसीडर नहीं करता है। कानून में वही एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होते हैं जिसमें कि बदले में आपको कुछ मिलता है। Law does not consider agreement that are made without consideration. Consideration का मतलब बदले में कुछ मिलना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको मेंशन करना होता है कि आपको इसको पे करना है इतना पैसा ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। मतलब आपको कुछ मिला है, मतलब कुछ आपको प्राप्ति हुई है जिसके बदले में आप ये पैसा दे रहे हो। तो ठीक है बच्चों, ये अपन ने इतने कंटेंट समझे। लास्ट है आपका एक्सेप्टेंस। बिल कौन बनाता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर ने बिल बनाया जब, और वो किसको देगा? ड्रॉई को। उसने बिल बना करके ड्रॉई को दिया, तो अभी तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपन उसको नहीं कह सकते, उसको अपन बोलेंगे ड्राफ्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द ड्रॉवर इज टर्म्ड एज ड्राफ्ट। वो क्या करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके ड्रॉई के पास प्रेजेंट करेगा। जब ड्रॉई उसके ऊपर अपनी मंजूरी देगा, उसको कबूल करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, अपने साइन करेगा, नाम लिखेगा, डेट डालेगा, किस तारीख को वो एक्सेप्ट कर रहा है, तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। When the drawee signs the name along with the date across the face of the bill with the word accepted, it is said to be accepted, and this act of drawing is called the acceptance of bill of exchange. Only on acceptance the draft becomes bill of exchange. मतलब जब तक ड्रॉई ने कबूल नहीं करा है और ड्रॉवर ने बिल बना के दिया, उसको अपन बोलते हैं ड्राफ्ट। और कबूल होने के बाद, मंजूर होने के बाद, सिग्नेचर के बाद, प्रॉपर सिग्नेचर होने के बाद वो क्या बनता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो एक्सेप्टेंस ड्रॉई यहां पे देगा, नीचे मिडिल में एक्सेप्टेड करेगा, लिखेगा, एक्सेप्टेड लिखेगा, साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा, किस तारीख को एक्सेप्ट किया है वो लिखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अपन ने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। अगले लेक्चर में मैं बच्चों आपको एक दो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन लेकर के समझाऊंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाते हैं। देखिए, ये आपका पेपर पैटर्न है। 5 मार्क का ये आपको 5 मार्क का पूछा जाता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए।
ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कोई आएगा जैसे कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस, तो ये कोई एक क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क का होगा, लेकिन एक स्पेसिमेन ही आपका 5 मार्क का होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और फिर आपके कॉलेज में भी जो टेस्ट होंगे, आपका 20 मार्क का टेस्ट होगा ना कॉलेज में, एबीटी टेस्ट, उसमें भी एक क्वेश्चन स्पेसिमेन का आ सकता है। तो अगर कॉलेज में भी स्पेसिमेन पूछ लिया और बोर्ड के पेपर में भी आ गया तो टोटल 10 मार्क का स्पेसिमेन हो जाएगा। तो बच्चों 10 मार्क के लिए आपको इसको पढ़ना है। कॉलेज वाले इसको पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं, और बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपको पढ़ना है। टोटल इंपॉर्टेंस इसकी 10 नंबर की हो सकती है। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको इसका पूरा एक बनाकर बताऊंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे बनता है। जब तक आप बाकी के वीडियोस, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, डिसोल्यूशन, डेथ, ये सारे चैप्टर्स के वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी ही मैं आपको इसका एक स्पेसिमेन का पूरा वीडियो बना के भेजता हूं। तब तक पढ़िए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।